चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस लेक्चर में बेटे प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कोशिश की थी कि सॉल्यूशन भी कर दूं, लेकिन लंबाई ज़्यादा हो गई थी लेंथ की, मतलब लेक्चर की, तो अलग से ही इसको कराना पड़ रहा है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने जितनी बातें आपको बताई थी पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि उसके आधार पर आपने सवाल कर भी लिए होंगे। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली सवाल हो गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताबों में देखोगे, क्वेश्चन जितने भी दिए गए उसमें दो ही चीजें पूछी हैं अभी तक। हमें पूछा गया है पहले और दूसरे क्वेश्चन में कि उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या पूछा गया है? सहखंड पूछा गया है, सहखंड पूछा गया है, ठीक है। तो उपसारणिक और सहखंड आपको बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, क्योंकि हमने सीख के आए हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 3x3 के बारे में बात की थी, लेकिन अब 2x2 वाला छोटे साइज का एक छोटा रिचार्ज है, ये है हमारे पास में कि 2 -4 और फिर 0 और 3। तो सबसे पहले क्या निकालने के? उपसारणिक निकालने, उसके बाद सेकंड निकल आएगा। आपको मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब हम किसी भी उपसारणिक को निकाल लेते हैं तो उपसारणिक को यानी कि इसको अंग्रेजी में हम माइनर कहते हैं, माइनर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका MIJ होता है ना। MIJ होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई एलिमेंट है A11 या फिर A12, है ना। A12 का अगर हम लोग कभी भी उपसारणिक निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उपसारणिक उसको कहेंगे M12, है ना। जो नंबर यहाँ नीचे आता है वही हमारा नीचे आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर कहें कि AIJ का उपसारणिक होगा MIJ। फिर आप क्या करते थे? इसके बाद आपने सीखा सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं? सहखंड अंग्रेजी में इसको कहते थे कोफैक्टर, कोफैक्टर इसको कहते हैं हम लोग। बहुत डिटेल से बात करिए पिछले लेक्चर में। कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका AIJ होता था कैपिटल, और AIJ निकालने का जो तरीका होता था वो होता था -1 की पावर I+J और MIJ। मतलब आपको सीधी बात है, पहले MIJ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके AIJ निकालना है। और अगर आपने लेक्चर देखा होगा पिछला, तो हमने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको, बड़ा सा एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 22 है आपकी किताबों में। तो उसमें ये सब बहुत डिटेल से क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अब बेसिकली सीधी सीधी बात है, हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं इस अवयव का। इस अवयव के माइनर यानी कि उपसारणिक को क्या कहेंगे, या इसको कह सकते हैं 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक। इसको लिखने का तरीका रहेगा M, लेकिन M के नीचे नंबर कौन सा आएगा हमें देखना पड़ेगा। 2 कहां पर है? 2 पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो ये M11 बन जाएगा। उसको निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया था कि जो जिस अवयव का उपसारणिक निकालना होता है उस अवयव उस अवयव संबंधित जो भी रो है, कॉलम, उसको डिलीट करना है। सीधी बात है, अगर हम रो डिलीट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कॉलम डिलीट करेंगे तो ये केवल बचेगा 3, तो 3 आ जाएगा। क्या जाएगा? 3। फिर हम निकालेंगे जैसे कि आपके पास -4 का उपसारणिक निकालेंगे, तो बेटा कैसे निकलेगा? वही तरीका, इसको लिखेंगे M। 4 का नंबर क्या है? 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा कि हम लोग 4 जिस भी रो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। फिर हम निकालेंगे 0 का उपसारणिक, ठीक है। 0 का माइनर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 0 जिस भी कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, ये गया और ये गया, तो इसका मतलब हमारे पास में -4। इसको लिखेंगे ऐसे M, ठीक है ना। M जो 0 है किस नंबर पे है? दूसरी रो में है, पहले कॉलम में है, तो आ जाएगा हमारे पास में दिस गोन एंड दिस, -4 आपके पास में आ जाएगा। फाइनली 3 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 का उपसारणिक निकालेंगे। तो बेटा इजी वर्क है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आ जाएगा M22, है ना। दूसरे कॉलम की बात है, तो इसका मतलब है ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा।
तो हमने इन सब के उपसारणिक निकाल लिए हैं, अब हमको सहखंड भी निकालने हैं। तो सहखंड का मतलब आप यहां कर लो, सहखंड 2 का सहखंड, सहखंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ए, अब 2 किस नंबर पे आपको पता 1 1 है, 1 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेंगे ये कि -1 की पावर 1 + 1 और m i j मतलब m11 m11। तो आप सॉल्व कर लो, तो ए आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a11 कैसे निकलेगा कि -1 की पावर तो हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली मेरे बेटे, वो निकाली 3। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे -4 का सहखंड, ठीक है ना, सहखंड, दिस विल इक्वल a भाई -4 का 1 2 नंबर है तो 1 2 है ना, तो a12 कैन बी फाइंड आउट -1 की पावर 1 + 2 एंड m12 तो आ जाएगा -1 की पावर 3 और m12 की वैल्यू आपने निकाली है 0 तो 0, तो फाइनली a12 जो है 0 आ जाएगा, a12 जो है 0 आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। अब क्या निकालोगे, अब किसका निकालोगे, 0 का, है ना, 0 का सहखंड निकालोगे आप, सहखंड निकालोगे। तो 0 का जब सहखंड निकालोगे बेटा, 0 का जब सहखंड निकालोगे तो सीधी बात है आप निकालोगे वैल्यू a21 की, है ना, तो a21 कैन बी फाइंड आउट -1 की पावर 2 + 1, ठीक है ना, एंड m21 यानी कि -1 की पावर 3, m21 की वैल्यू आपने निकाली है -4 देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब बचता है लास्ट वाला 3 का सहखंड, 3 का सहखंड, ठीक है ना, 3 का सहखंड जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a22 से, है ना भाई, देखो ना 3 का सहखंड मतलब 3 का जो नंबर है ना, वो यही आएगा ना। तो a22 कैसे निकाला जाएगा बेटा, a22 निकालने का तरीका है -1 की पावर 2 + 2 एंड m22, है ना, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा और m22 की वैल्यू कितनी है, m22 आपने निकाला 2, क्या जाएगा 2, तो बेटा ये देखो -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ऐसे करके आप लोग सारे अवयव के, सभी अवयवों के सहखंड और वगैरह सब उपसारणिक सहखंड निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर जी एक 3/3 का दिखा दो, ठीक है ना, एक 3/3 का दिखा दो ना करके एक, तो कोई बात नहीं, करके दिखाना चाहता तो नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया था कैसे आपको करना रहेगा, ठीक है बेटा, आपको कैसे करना है। तो जैसे इसमें सेकंड वाला पोर्शन दिया है, जरा मैं रफ करके दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब साथ साथ निकालेंगे, दोनों चीजें साथ साथ निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, उसमें कहा गया है कि एक सारणिक दिया गया है ABCD, है ना, दिस इज ABC एंड D। तो जैसे मैं निकालता हूं A का उपसारणिक, तो उपसारणिक निकालने का मतलब हम निकालेंगे M11, है ना, M11 का मतलब ये गया और ये गया, केवल D आ जाएगा। इसके साथ साथ निकाल लो A का सहखंड, साथ साथ निकाल लो A का सहखंड, और वो होता है आपको पता है A11, और जिसको निकालने का तरीका क्या होता है कि -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो M11 आ जाएगा -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू आपने निकाली D, तो बेटे A11 आपका आ जाएगा D, है ना। तो ये तो था आपका उपसारणिक इस A का, और ये है इसका सहखंड। इसी तरीके से आप निकाल लो C का, निकाल लो C का सहखंड, C का उपसारणिक, ठीक है, C का उपसारणिक। तो बेटे C का जो उपसारणिक है वो आ जाएगा M21 नहीं 12, क्योंकि ये पहली रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। इसको निकालने का तरीका यही है, पहली रो खत्म कर दो, दूसरी कॉलम खत्म कर दो, तो B आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे C का सहखंड, क्या निकाल लेंगे, सहखंड। तो सहखंड कैसे निकलेगा, A12, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, -1 की पावर अकॉर्डिंग टू दिस 1 + 2 एंड B, तो B का मतलब M12। तो कहने की बात ये है
कि माइनस का, ये तो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू बी निकाली, माइनस का बी आ जाएगा A12, ठीक है ना आपके पास में। फिर हम निकालेंगे बी का उपसारणिक, बी का उपसारणिक। तो बेटे जब बी का उपसारणिक निकालेंगे तो आपको पता है ये खत्म तो सी आ जाएगा, यानी कि M21 की वैल्यू आ जाएगी सी, क्योंकि ये किस पोजीशन पे है, दूसरी रो पहले कॉलम पे है। तो अब बी का अगर मैं निकालूंगा सेकंड, बी का मैं निकालूंगा सेकंड, तो कैसे निकलेगा, बी का सेकंड होता है A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 एंड M21, इसका मतलब -1 की पावर 3 और C, तो यह आ जाएगा माइनस का C, तो A21 आ जाएगा माइनस का C। ऐसे ही आप लोग डी का भी निकाल सकते हो, अपने आप निकाल लेना, थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा छोड़ा है, आप लोग खुद से कर सकते हैं डी का भी। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, तो मेरे बेटे दूसरे क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको उदाहरण नंबर 22 जो कि मैंने डिटेल्ड कराया है इंट्रोडक्शन के अंदर, के आधार पर करें, के आधार पर स्वयं करें, क्या करें, स्वयं करें, क्योंकि भैया सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, लेंथ बढ़ेगी। बात वही बताऊंगा जो मैंने 22वें एग्जाम्पल में आपको बताई है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, वो दोनों पार्ट्स आप लोग बहुत सरलता से इजीली आप देख करके कर सकते हैं, और इसके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका हाथ भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उपसारणिक और सेकंड निकालने के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ी सी बात अलग करते हैं, जो कि हमने चलते चलते लास्ट में बता के चले थे इंट्रोडक्शन के अंदर, उसका यूज करते हैं। चलें, तो बेटे तीसरे क्वेश्चन में देखो, आप किसमें देखो, तीसरे क्वेश्चन में देखो, उसने क्या कहा है, हमें उसने कहा है एक सारणिक दिया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने 2.2 में पहले निकालनी सीख ली है, प्रसार करना, लेकिन एक अलग तरीका सीखोगे। 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 एंड 3। पहले इसकी बात को समझो, उसने कहा दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का, दूसरी, देखो क्या कहा है कि दूसरी पंक्ति मतलब रो, दूसरी रो के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके, है ना, के सहखंडों का प्रयोग करके, लैंग्वेज को समझना जरा, प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। देखो इंट्रोडक्शन जब मैं करा रहा था ना आपको इस एक्सरसाइज का, तो लास्ट में बहुत होच पोच वाली बातें हुई थी, है ना, जो कुछ नोट्स लिखवाए थे वहां पे आपको, मुझे पता कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप समझ में आ जाएगा। भाई साहब ने कहा कि दूसरी पंक्ति, दूसरी रो क्या है, 2 0 1। हमें इस वाले का सेकंड निकालना पड़ेगा, इसका सेकंड बनेगा A21, इसका सेकंड बनेगा A22, इसका सेकंड बनेगा A23। समझ में नहीं आ रही क्या बात भाई, इस अवयव का सेकंड क्या बनेगा, यही तो बनेगा, नंबर 0 का यही बनेगा ना, यही बनेगा, लेकिन इसको बनाने से पहले हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक निकालना पड़ेगा। मतलब ये है पहले आप लोग 2 0 और 1 का उपसारणिक निकालें। तो कैसे निकालेंगे, 2 का उपसारणिक, इस क्वेश्चन में लास्ट तक रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करवाना क्या चाह रहा है। उपसारणिक वो हो जाएगा हमारे पास में M21, और M21 कैसे निकलेगा भैया, सीधी सी बात है, 2 गायब कर दो और ये गायब, 3 8 2 3 कैलकुलेट कर लो, 3 तिया 9 -16, इसका मतलब सीधी बात है माइनस के 7 आ गया। अब 2 का साथ के साथ आप सहखंड भी निकाल लो, ठीक है ना, जो हमें मेन चाहिए सहखंड, वो हो जाएगा कितना, A21, और A21 निकले कैसे, -1 की पावर 2 + 1 M21, मतलब A21 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, -1 की पावर 3 और M21 है माइनस का 7, तो 7 आ जाएगा प्लस का, कैलकुलेट करके चाहे देख लेना, हमारे पास में 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आप पकड़ो 0 का पहले आप निकालो उपसारणिक,
जीरो का उपसारणिक, जीरो का उपसारणिक कैसे निकलेगा, जीरो का उपसारणिक कैसे निकलेगा? एक शॉर्टकट तरीका बता सकता हूं आपको मैं कैसे करना है। जीरो का उपसारणिक होगा ए, ठीक है ना, उपसारणिक होगा कैसे, M22 है ना, तो M22 कैसे निकलेगा भैया, ये गया 5813, इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे तो हाउ कैन यू फाइंड, 5 या 15 माइनस के 8, इसका मतलब आ जाएगा 7। तो इसके अब जीरो का अगर मैं निकालूंगा सेकंड, क्या निकालूंगा, सेकंड, तो वो निकलेगा A22 और वो निकलेगा -1 की पावर 2 + 2, और आपको पता ही है वैल्यू ऑफ M22, इसका मतलब A22 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 की पावर 4 और इंटू 7, तो 7 ही आ जाएगी, केवल कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है ना, 7 ही आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब एक और चाहिए आपको लास्ट वाला, और लास्ट वाला क्या है कि हमें निकालना है 1 का उपसारणिक, पहले निकालिएगा उपसारणिक, ठीक है ना। दिस इज M23, इसका मतलब M23 का मतलब जहां 1 है ये खत्म और ये खत्म, 5 3 1 2, 5 3 और 1 2 कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10 -3, इसका मतलब आ जाएगा ये 7 आ जाएगा माइनस वाला। आई यार कैसी बात कर रहा, प्लस वाले आएगा। एक का आप सेकंड भी निकाल लो, एक का आप सेकंड निकाल लो, एक का आप सेकंड निकाल लो, यानी कि A23 निकालो जो कि -1 की पावर 2 + 3 M23 से निकलेगा, है ना, तो आ जाएगा -1 की पावर 5 इंटू 7, तो A23 की वैल्यू आप देख लेना कैलकुलेटर, माइनस का 7 आ जाएगी। उसने यही तो कहा है कि दूसरी रो के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके मान निकालना है, तो मान निकालो, डेल्टा कैसे निकलेगा, देखो वहां समझ में नहीं आई थी बात इंट्रोडक्शन के अंदर, यहां आएगी कि अगर हम लोग किसी भी रो के अवयवों की गुणा उसके सेकंडों से करते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और जोड़ देते हैं, तो वैल्यू निकल आ जाती है डेल्टा की। कैसे कि अगर मैं हमें दूसरी रो की बात करिए ना, दूसरी रो के अंदर क्या खास बात थी, A21 है, A22 है, A23 है, A23 है, भले इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है ना मेरे भाई, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डेल्टा का मान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस अवयव की गुणा इसके सेकंड से करनी पड़ेगी, A21 की गुणा कर लो A21 से, प्लस इस अवयव की गुणा उसके सेकंड से कर लो, A22 की गुणा A22 से कर लो, अब समझ में आ रहा होगा, और A23 की गुणा A23 से कर लो, A23 की गुणा A23 से कर लो, तो देखो क्या होगा, A21 की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय A21 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 7, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है भैया, A22 की वैल्यू कितनी है, A22 0 है, इनटू, ठीक है ना, और A22 कितना निकाला था, 7 निकाला था, ठीक है, प्लस A21 कितना है, A21 1 है, A21 कितना है, 1 है, A21 कितना है, 1 है, और A23 कितना निकाला, -7, कैलकुलेट करो जी, 7 दूनी 14 -7, तो आ जाएगी 7, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 7 आंसर। ये कहा था हमने कि आपको प्रसार नहीं करना, ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करना, आप सेकंड निकालो, ठीक है ना, और उसके जिस भी अवयव का सेकंड है उसी अवयव से गुणा करो और जोड़ते चले जाओ, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा कॉलम में भी हो सकता है ना, ऐसा आपका कॉलम में भी हो सकता है। होता ऐसा कि आप करते कि सर हम तो पहले के साथ में कर सकते थे, बिल्कुल आप डेल्टा तब भी निकाल सकते थे कि आप पहली रो क्या है, A11 A12 A13, इसमें अगर मैं गुणा कर दूं, दूर लिखता हूं, A11 A12 A13, अगर मैं इस अवयव में इसके सेकंड से गुणा कर दूं, जोड़ दूं, इस अवयव में गुणा कर दूं मैं इसके सेकंड से, फिर जोड़ दूं, इसमें गुणा कर दूं मैं इसके सेकंड से, तब भी आपकी वैल्यू यही साथ ही निकल के आती, प्रैक्टिस कर लेना चाहे, ठीक है जी।
तो चलिए बात हो गई है, जरा वीडियो को पॉज करके नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल बहुविकल्पी है, बस लास्ट क्वेश्चन है 4 मान के चलिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, समझ लें अच्छे से। चलिए चलो, 4 4 4 4 4 तीसरे स्तंभ, इस बार स्तंभ की बात करिए कि तीसरा एक डेल्टा दिया है, कोई भी एक अवयव दिया है, सॉरी एक सारणिक दिया है, दिस इज 1 1 1 x x x नहीं x y z x y z, और फिर कहा है y z, फिर कहा है z x, फिर कहा है x y। भाई साहब कह रहा है कि तीसरे स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, क्या होता है, कॉलम, है ना। तीसरे कॉलम के सहखंडों का प्रयोग, तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग, है ना, यानी कि कोफैक्टर का यूज करते हुए वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, तीसरा जो हमारे पास में तीसरा जो स्तंभ है वो क्या है, वो तीसरा स्तंभ होगा, इसका नंबर क्या होगा, A12, ठीक है, A21 A13 A23 और उसके बाद में A33, यही तो होगा तीसरा कॉलम मेरे भाई, देख लो ना भाई, देख लो ना, तीसरा कॉलम तो यही होता है ना, क्योंकि पहला होता है A11 A12 A21 A22 A31 A33 A32, तीसरा कॉलम तो यही होता है ना, समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इनके हमें क्या निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, इनके हमें सहखंड निकालने हैं। सहखंड का मतलब इसके लिए इसका सहखंड क्या आ जाएगा बताइए, इसका सहखंड क्या आएगा बताएगा, A12, ठीक है, A13, इसका सहखंड क्या आ जाएगा, का सहखंड बताइए क्या आएगा, A23, का सहखंड क्या आ जाएगा बताइए जरा, क्या सहखंड आ जाएगा, A33। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 3 एंड M13। अरे मतलब ये निकालना पड़ेगा हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, माइनर का उपसारणिक हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए, और पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उपसारणिक निकाल लेता हूँ। कैसे कि A11 का A13 का उपसारणिक यानी कि वो क्या होगा, M13, मतलब इसको हटा लो, इसको हटा लो, 1y 1z, इसका मतलब दिस इनटू दिस z - y। फिर निकालो आप A23 का उपसारणिक, क्योंकि ये वैल्यू निकाल ली, हम बाद में देखेंगे। उपसारणिक वो होगा M23 का मतलब ये वाला अवयव इस वाले का, ये गया और ये गया, 1x 1z, इसका मतलब हो जाएगा z - x। फिर आप लास्ट वाले का देखो, A33 का उपसारणिक, ठीक है ना, A33 का उपसारणिक वो हो जाएगा M33, ये आ जाएगा कितना बेटा, ध्यान से देखना ये गया और ये गया, 1x 1y, इसका मतलब y - x। तो ये हमने वैल्यूज निकाली इसके उपसारणिकों की। अब निकालते हैं इसके सहखंड। तो सहखंड निकालेंगे तो A13 निकालो, वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। तो जब इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं तो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 और M13, कैलकुलेट करो, -1 की पावर बेटा हो जाएगी 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने, z - y। इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है, A13 की वैल्यू आ जाएगी z - y।
ठीक है, अब आप निकालिएगा कौन सी चीज, A23 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 एंड M23 तो -1 की पावर 5। M23 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, बताइए कहाँ निकाली है, ये निकाली है ना, Z - x, तो यहां पे आ जाएगा Z - x। तो बेटा ध्यान रहे कि -1 की पावर अगर 5 होता है तो विषम पावर है, तो सीधी बात है माइनस आएगा, तो आ जाएगा -Z - x। ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाला निकालना है A33, तो A33 मीन्स -1 की पावर 3 + 3 एंड M33। तो बेटा ध्यान से सुनो, आप लोगों ने क्या देखा है अभी भी कि -1 की पावर तो हो जाएगा 6, M33 की वैल्यू y - z, तो फाइनली MA33 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कितनी, y - z। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली है, जिसके उपयोग से हमें मान निकालना है, ये निकाल ली है। चलिए अब निकालते हैं। उसने कहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करते हुए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए, तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकल सकती है मेरे भाई, कि अगर मैं A11 में A13 में गुणा कर दूं इसके सेकंड से, भाई इसकी बात देखनी पड़ेगी ना, इससे प्लस इस सेकंड में गुणा कर दूं ये जिसका सेकंड है उस अवयव से, इससे A23 से, प्लस हम लोग A33 में मल्टीप्लाई कर देते हैं A33 की वैल्यू भरो भाई। 13 का मतलब क्या है, A13 कौन सा है, A13 का मतलब ये वाला YZ इंटू Z - y प्लस ZX, क्योंकि 2 3 का मतलब है दूसरी रो पहला दूसरी को तीसरा कॉलम, ZX इंटू 2 3 की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस, एक काम कर लो, देखो इसको आप एक काम कर सकते हो, इस माइनस को खत्म करने के लिए आप इसे x - z कर सकते हो, क्योंकि आप कर सकते हो, उतनी बात आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x - z प्लस इसकी वैल्यू कितनी है भैया xy, और e की वैल्यू क्या निकाली है आपने, इसकी वैल्यू क्या निकाली है आपने, xy की वैल्यू क्या निकाली है आपने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी yx, तो यहाँ y - x, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y - x, हो गया भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहो यहीं छोड़ दो यार, यहीं छोड़ा है क्या आंसर उसने, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहीं छोड़ दो ना, ठीक है ना। 4.4 का सॉल्यूशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, y x - y y - z z - x, तो मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता था लेकिन नहीं छोड़ा गया है, तो चलो मैं कर दूंगा भाई, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही मुझे, मैं करने में एक्सपर्ट तो कह नहीं सकता, लेकिन भाई साहब बहुत बार करा तो अब कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। चलो आंसर जो दिया ना उसने, ये दिया x - y, ये दिया आंसर उसने x - y y - z और z - x। कोई बात नहीं, अभी करके देता हूं, देखो ये तो सब समझ में आ गया ना आपको, यहां तक का मतलब वैल्यू निकाल दी, मुझे से सॉल्व करना बस, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। ये देखो अंदर तो आ जाएगा yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z प्लस z एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो अब आपको करना क्या है, जहां जहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है वो निकाल लो। पहले एक्स, देखो इसका करने का तरीका क्या रहता है, पहले जहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा वो निकालेंगे, जहां से एक्स कॉमन निकालेगा वहां निकालेंगे। दो चीजें ध्यान रखनी है, जहां जहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है पहले उन टर्म्स को लिखेंगे, जहां जहां से एक्स कॉमन निकल रहा है पहले उन टर्म्स को लिखेंगे, या ऐसी बात कहें कि x की घातों को आरोही क्रम में लिखो, आरोही
क्रम में लिखने पर, है ना। तो क्या होगा, देखो डेल्टा कैसा आ जाएगा आपका, सबसे बड़ी घात एक्स की ये है यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ये रखा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाला देखो, एक्स वाला ये रखा है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाला पद एक ये रखा है यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, बाकी बचे हुए रख दो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास कौन सा बचा, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, देखो सब आ गए। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब हो जाएगा हमारे इस पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, जेड माइनस वाई आ जाएगा, प्लस यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो मेरे भाई एक्स, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो वाई जेड, और अंदर आ जाएगा मेरे बेटे ध्यान से देखना जेड माइनस वाई। ठीक है जी, अब देखो एक्स स्क्वायर को जोगा तू, जेड माइनस वाई जोगा तू, प्लस एक्स जोगा तू, यहां पे एक काम कर लो वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता ना, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यहां आ जाएगा वाई जेड और जेड माइनस वाई, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। अच्छा मैं इसको जेड माइनस वाई कर लेता हूं, तो जेड को पहले वाई को बाद में, तो यहां माइनस आ जाएगा वाई प्लस जेड एंड जेड माइनस वाई, ऐसा क्यों करा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो जेड माइनस वाई यहां भी है यहां भी है यहां भी है, कॉमन निकाल लो, जेड माइनस वाई कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड, बस होने वाला भैया मेरे भाई सवाल। जेड माइनस वाई, अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड माइनस प्लस के वाई जेड, देखो अब जोड़े बना लो, जेड माइनस वाई तो है ही है, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लो आप, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला माइनस का जेड, तो यहां भी एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, ओके। अब देखो ध्यान से, कहां लिखूं, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं, ये तो आपने समझ ही लिया था। ठीक है, देखो तो डेल्टा कैसे निकलेगा बेटा, डेल्टा निकल आएगा z माइनस वाई तो बाहर है ही है, देखो x माइनस वाई भी अंदर से बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है जी, और x माइनस का z, x माइनस का z, तो आप आंसर देख लें यही आंसर है, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना है माइनस माइनस का एडजस्टमेंट करके तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कतें नहीं है। ठीक है ना, 4.4 का x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, ठीक है, और z माइनस एक्स, तो ठीक है कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई, ओके, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू लिखते हुए, फिर करेंगे हम x माइनस वाई माइनस जेड, इसको उल्टा कर लेंगे, तो y माइनस जेड, जब उल्टा करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसकी वजह, जब इसको पहले इसको बाद में करेंगे तो फिर करेंगे z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स का मतलब जब इसको भी उल्टा करेंगे तो एक माइनस हो रहेगा, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप ना दे पाओ, इसमें कौन सा विकल्प सही है, क्यों सही है, इस बारे में आप खुद से देखें।